गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, प्रसार शिक्षा। इसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है प्रौढ़ शिक्षा। इसमें आपको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताया जाएगा कि प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, इसकी सीखने की क्रिया क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, अभिप्रेरणा, इन सब के बारे में। तो पहले जान लीजिए प्रौढ़ शिक्षा क्या है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखना एक मानसिक क्रिया है, प्रक्रिया है जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार द्वारा होती है। यह प्रक्रिया परिवर्तन या परिमार्जन भी हो सकता है। सीखने की क्रिया द्वारा व्यवहार में आए परिवर्तन अनुभव पर आधारित होते हैं और उससे समायोजन में सहायता प्राप्त होती है। सीखने की क्रिया बाल्यकाल से प्रारंभ होती है और यौवनावस्था तक पहुँचते पहुँचते हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। सीखने की जो क्रिया है वो जीवन पर्यंत तक चलती ही रहती है। हम कुछ नया जीवन में, पूरे जीवन में हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं और हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन करते चलते हैं। जो इन परिवर्तनों के साथ समझौता नहीं कर पाते उनके लिए जीना समस्यापूर्ण हो जाता है। टॉयनबी ने, जो राइटर, उन्होंने कहा है कि कोई भी सभ्यता तभी तक विद्यमान या टिकी रह सकती है जब तक वह अपने समय में होने वाले परिवर्तनों की चुनौतियों पर समुचित प्रतिक्रिया प्रकट करती रहती है। और परिवर्तनों, प्रक्रियाओं और सीखने के क्रम इस प्रकार जीवन पर्यंत चलता रहता है और शैक्षिक प्रक्रियाओं का जीवन भर उपयोग करके व्यक्ति अधिकतम व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित कर सकता है। अपने लाभ के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रक्रियाओं और उत्पादनों पर अधिकतम नियंत्रण रखना सीख सकता है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों में प्रजातांत्रिक ढंग से जीवन यापन करके अपनी क्षमता को दक्षता प्रदान कर सकता है। तो जो देश से संपूर्ण निरक्षरता को दूर करने के लिए हमें हर स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा की वैधता को स्वीकार करना ही होगा। तो इसमें चरण वाइज बताए गए हैं। तो जैसे फर्स्ट हेडिंग है हमारी, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रौढ़ों के सीखने की क्रिया। तो वयस्कों या प्रौढ़ों की कुछ स्पष्ट आवश्यकताएं होती हैं जो किन्हीं कारणवश पूरी नहीं हो पाती। इनकी पूर्ति हेतु कुछ समस्याओं के निदान आवश्यक होते हैं और प्रौढ़ों को जब उनकी समस्याओं के निदान प्राप्त होते हैं या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी वे कुछ सीखने, समझने के निमित्त उपक्रम करने को तैयार होते हैं। डिग्री या प्रमाण पत्र का उनके जीवन में विशेष महत्व नहीं होता। वे इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी सीखने के प्रति उत्साहित नहीं होते। एक प्रौढ़ व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि उसकी अपनी उन्नति तभी संभव है जब वह इस ओर स्वयं प्रयत्नशील होगा। साथ ही परिवर्तनों के जोखिम से बचने के लिए वे यह भी चाहते हैं कि जिस व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हों उसी में आगे बढ़ सकें। ऐसी स्थिति में उनके सीखने का दायरा सीमाबद्ध हो जाता है क्योंकि वे उन्हीं समस्याओं के हल चाहते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यथार्थ वे दूसरों के अनुभवों का लाभ भी कभी कभी उठाते हैं। यही कारण है कि प्रौढ़ शिक्षण के अंतर्गत परिणाम प्रदर्शन का तकनीक अत्यंत सफल सिद्ध हुई है। वयस्कों के लिए कुछ नया सीखना, दूसरे शब्दों में से दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाना, परिणाम देखकर नई पद्धति के प्रति रुचि जागना, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण तथा कार्य संपादन शैली में परिवर्तन लाना तथा मेहनत करना, ये सभी उपक्रम एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाते हैं। और एक बार जब नई पद्धतियों और परिवर्तनों के प्रति विश्वास जागता है तो लोगों के स्वभाव में नमनीयता आती है, तो भविष्य में भी वे अपने पूर्व विग्रहों से ऊपर उठकर सोचने को तत्पर रहते हैं। तो ये हो गए प्रौढ़ों के सीखने की प्रक्रिया। सेकंड हेडिंग जो हमारी आप देख रहे हैं, प्रौढ़ों के सीखने संबंधी सिद्धांत क्या क्या है। तो प्रौढ़ों के सीखने की क्रिया उत्प्रेरणा तथा अनुक्रिया पर आधारित होती है। उत्प्रेरणा के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है उसके परिणाम वश इन दोनों क्रियाओं के मध्य पारस्परिक संबंध का अभ्युदय होता है।
कुछ संदर्भों में यह भी पाया जाता है कि उत्प्रेरणा के फलस्वरूप मात्र अनुक्रिया ही नहीं होती बल्कि प्रतिक्रिया भी होती है। इन मतों पर प्राणों के सीखने संबंधी मत आधारित हैं। जो B.F. स्किनर मानते हैं कि कोई भी जीव किसी व्यवहार विशेष को दोहराना चाहेगा यदि उसे उसके साथ प्रतिफल या पुरस्कार प्राप्त होता है। यदि हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सीख निर्गत करने के बाद उस क्षण तक रुकना चाहिए जब तक वांछित अनुक्रिया प्रकट नहीं होती। जो वांछित अनुक्रिया के प्रस्तुतिकरण के तत्काल बाद प्रोत्साहन या पुरस्कार दिया जाना चाहिए तथा तब तक दिया जाना चाहिए जब तक वांछित व्यवहार आदत में परिवर्तित ना हो जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो है बाल शिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षण में अंतर, कि बाल शिक्षण में और प्रौढ़ शिक्षण में क्या अंतर होता है। तो बच्चों के शिक्षण तथा प्रौढ़ों के शिक्षण में कुछ मौलिक अंतर पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रौढ़ अनेक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। जीवन के विविध आयामों के प्रति उनकी कुछ स्थापित मान्यताएं होती हैं तथा अनुभवों का एक ठोस आधार होता है और बच्चों के लिए जीवन एक खुली किताब की तरह होता है। हर बात उसके लिए नई होती है और बच्चे की स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई पहली बार चिड़ियाघर गया हो घूमने और पशु पक्षियों से उसका प्रथम बार उससे मिला हो, उनको देख रहा हो। किंतु प्रौढ़ों का परिचय अपने आसपास के यहाँ तक कि दूरस्थ परिवेश से भी हो चुका होता है और उनके प्रति भी अपना एक दृष्टिकोण या मान्यता बना चुके होते हैं। यही कारण है कि बच्चों के सीखने की क्रिया उत्सुकता या दबाव से प्रभावित रहती है, जबकि प्रौढ़ों के सीखने की क्रिया में निरीक्षण या परीक्षण भी सम्मिलित होता है। वे सतर्कतापूर्वक जांच परख कर ही किसी काम को करने की उत्प्रेरित होते हैं। यह पहले भी कहा गया है कि प्रौढ़ शिक्षण आवश्यकता केंद्रित होता है। यह पक्ष शिक्षण की विषय वस्तु को प्रभावित करता है। जैसे किसी गांव के हर परिवार के बच्चों को बिठाकर एक समूह, एक ग्रुप से जैसे का खा गा या 1 2 3 पढ़ाया जा सकता है, किंतु हर परिवार के प्रौढ़ों को एक ग्रुप के रूप से बिठाकर सिंचाई के तरीके नहीं सिखाए जा सकते, क्योंकि उनमें से अनेक लोग ऐसे कामकाज, ऐसे अलग अलग तरीके का काम करना चाहते हैं, क्योंकि हर प्रौढ़ एक ही कार्य करना नहीं चाहता है। कोई पशुपालन करना चाहता है, कोई कृषि कार्य करना चाहता है, जैसी बातों का कोई प्रयोजन ही ना हो। इसके अलावा व्यक्तिगत निर्णय प्रक्रिया भी प्रौढ़ शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अब वे अपना भला बुरा समझने में स्वयं को सक्षम मानते हैं। क्या सीखना है, किस सीमा तक उसे ग्रहण करना है, इसका निर्णय वे स्वयं कर सकते हैं। लास्ट हमारी इसकी जो हेडिंग है वो है प्रौढ़ अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व। ये कौन से तत्व होते हैं जो प्रौढ़ अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। तो प्रौढ़ों की अभिप्रेरणा शक्ति को अनेक तत्व अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ व्यक्तित्व अभिप्रेरक जैसे आदतें, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा अचेतन इच्छाएं, और कुछ सामाजिक अभिप्रेरक जैसे सामुदायिक स्वाग्रह, युद्ध प्रवृत्ति, संग्रहशीलता तथा उपलब्धि की आवश्यकता होते हैं। ये अभिप्रेरक व्यक्ति के दैनिक जीवन को हर क्षण प्रभावित करते रहते हैं। प्रत्येक जो व्यक्ति है उनकी अपनी कुछ विशेष आदतें बना लेते हैं जिनसे प्रेरित होकर वह कुछ क्रियाएं करता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रौढ़ के जीवन के कुछ एक लक्ष्य होते हैं, उनका कोई एक गोल्स होता है, तो जिनकी प्राप्ति के लिए वह विविध क्रियाओं में स्वयं को संलग्न करता है। प्रौढ़ों के जीवन में अभिरुचि तथा अभिवृत्ति या दृष्टिकोण का विशेष महत्व होता है। अभिरुचि तथा अनुकूल दृष्टिकोण जहाँ एक और व्यक्ति को प्रयास या क्रियाएं करने को अभिप्रेरित करता है, वही प्रतिकूल अभिवृत्ति या दृष्टिकोण विकर्षण को जन्म देते हैं। जिस कार्य के प्रति व्यक्ति की जैसी अभिवृत्ति, जैसी उसकी सोच रहती है, उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। और इनके अतिरिक्त व्यक्ति के अचेतन में अनेक दबी हुई इच्छाएं भी होती हैं जो व्यवहार रूप में
कभी भी प्रकट होती हैं, बल्कि व्यक्ति से व्यवहार करवाकर प्रकट हो जाती हैं। सामाजिक अभिप्रेरक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। व्यक्ति स्वतः समाज में रहना पसंद करता है, लेकिन समाज द्वारा उसकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, जैसे जीवन साथी की प्राप्ति, सामाजिक सुरक्षा, मित्र परिवार इत्यादि। साथ ही समाज में रहकर भी हर व्यक्ति अपनी एक विशेष पहचान भी अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के कारण ही वो बनाता है। तो ये हो गए हमारे प्रौढ़ शिक्षा के तत्व। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रौढ़ों की सीखने की क्रिया के निमित्त कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं।